करंट अफेयर बाय सियाग चैनल में आप सबका स्वागत है। हम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी अगस्त माह की। अगस्त माह स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और 75 वर्ष हम पूरे कर चुके हैं। आज 13 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान का आगाज़ हो रहा है, जो अभियान चलेगा 13 से 15 अगस्त तक। तो सभी से हम आशा करते हैं कि सबने अपने घर पर, अपने सोशल मीडिया पर, हर जगह तिरंगे ध्वज को लगा दिया होगा। चलिए इसी पावन अवसर पर हम शुरू करते हैं अगस्त 2022 का करंट जीके, जो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में सहायक होगा और आशा करता हूं कि आपका जो तैयारी का लेवल है वो शानदार होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 22वें राष्ट्रमंडल खेल से, जो 28 जुलाई 2022 को जिनका उद्घाटन हुआ था, और 28 जुलाई 2022 को ये खेले जा रहे हैं इंग्लैंड के बर्मिंघम में अलेक्जेंडर स्टेडियम में। भारतीय दल का जो ध्वजवाहक इसके थे वो थे पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी है और मनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी है। भारत ने इस गेम में, जो भारतीय दल ने भाग लिया था, 111 पुरुष खिलाड़ियों ने और 104 महिला खिलाड़ियों ने, कुल 215 जो खिलाड़ियों का दल था, उन्होंने 15 गेम्स में हिस्सा लिया था। और इस गेम का पहला गोल्ड मेडल जो था वो इंग्लैंड के एलेक्स यी ने जीता था, और गेम था वो पुरुष ट्रायथलॉन में। और भारत ने इस राष्ट्रमंडल खेल में, कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए 22 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, आपको याद रखना, 22 गोल्ड मेडल जीते हैं, 16 सिल्वर मेडल जीते हैं और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो 22, 16, 23 ये क्रम रहेगा। टोटल जो मेडल हो जाएंगे वो हो जाएंगे 61। ठीक है, टोटल मेडल है भारत के 61। अब याद रखना है आपको 22 गोल्ड को कैसे याद रखोगे, 22 और 23 में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो सीधा याद रखना है 22 मतलब 22 गोल्ड, जी गोल्ड। तो इतना याद रख लेना, और 61 का टोटल हो जाएगा 22, 16। तो 22, 16 और 23 तो भारत के ये गोल्ड मेडल टैली है। तो चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। WHO मंकी पॉक्स। WHO ने मंकी पॉक्स को वैश्विक आपातकाल घोषित कर दिया है 23 जुलाई को। डेट भी याद रखनी है क्योंकि डेट भी पूछी जा सकती है। मंकी पॉक्स एक डबल स्ट्रैंड DNA वायरस है। ये जब कोविड को वैश्विक आपातकाल घोषित किया गया था जनवरी 2020 में। ठीक है, कोविड को वैश्विक आपातकाल कब घोषित किया गया? जनवरी 2020 में। वहीं मंकी पॉक्स को दूसरी बीमारी है अभी ये 2020 के बाद, जिसको आपातकालीन घोषित किया गया है वैश्विक WHO ने, मंकी पॉक्स। भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला आया था केरल में 12 जुलाई को, और मंकी पॉक्स की जो खोज हुई थी वो 1958 में बंदरों में पाया गया था मंकी पॉक्स, और 1970 में ये पाया गया मनुष्यों में। ठीक है, ये थी मंकी पॉक्स से संबंधित जानकारी। फिर देखिए I2U2। I2U2 क्या है? I2U2 का मतलब होता है I फॉर इंडिया, I फॉर इज़राइल, U फॉर USA, और दूसरा U बनता है UAE। ठीक है, U फॉर USA और UAE। इन 4 देशों ने आपस में मिलकर एक क्वाड जैसा संगठन बनाया है। ठीक है, इसे हम क्वाड तो नहीं कहेंगे, सेकंड क्वाड इसे कई लोग कहते भी हैं। तो ये क्वाड जैसा संगठन है I2U2, नाम बड़ा अच्छा रखा है। तो देखिए I2U2 में क्या है, 14 जुलाई 2022 को इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया अभी हाल ही में। तो इस शिखर सम्मेलन में जो हुआ था जेरूसलम में हुआ था। जेरूसलम में उपस्थित थे USA और इजराइल के राष्ट्रपति जो बाइडन और इजराइल के राष्ट्रपति यार लैपिड, और इनके साथ वर्चुअली जुड़े थे मोदी जी और मोहम्मद बिन जायद UAE के राष्ट्रपति। तो ये चारों ने भारत और UAE ने वर्चुअल, और USA और इजराइल ने औपचारिक रूप से जेरूसलम में मीटिंग ली थी, आपस में बैठक हुई थी ये। अब बात करते हैं, इस I2U2 का गठन अक्टूबर 2021 में हुआ था। इसके गठन के पीछे है अब्राहम समझौता।
ठीक है। अब्राहम समझौता यूएसए और यूएई और इजराइल का प्रथम शांति संधि है। आपको पता हो इजराइल फिलिस्तीन की जो वार चलती है, उस वार के चक्कर में अरब देशों के संबंध इजराइल से नहीं है, लेकिन यूएई ने अब्राहम समझौते के तहत पहली बार इजराइल के साथ संबंध स्थापित किए हैं और इस क्षेत्र में, मध्य एशिया के क्षेत्र में शांति का, मध्य एशिया बोल दिया, पूर्वी क्षेत्र में शांति का प्रतीक बना है ये अब्राहम समझौता। इसी अब्राहम समझौते के अंतर्गत संबंधों को सामान्य बनाने के लिए ये सेकंड क्वाड I2U2 का गठन भी किया गया है और ये इसे पश्चिमी एशिया का क्वाड भी कहा जा रहा है। प्रथम जो बैठक हुई थी जुलाई 2022 में I2U2 की, उसका विषय जो था वो था खाद्य सुरक्षा संकट व स्वच्छ ऊर्जा। वहीं यूएई ने इस बैठक में भारत में फूड पार्क के लिए $2 अरब का निवेश करने की घोषणा भी की है। ठीक है, यूएई ने भारत में फूड पार्क के लिए $2 अरब का निवेश करने की भी घोषणा की है। फिर देखते हैं एशियाई ने, एयर काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल ने वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा संस्करण जारी किया है 2022 का, जिसमें शीर्ष स्थान पर रहा है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट। सीधा इसको अटलांटा एयरपोर्ट बोलते हैं। तो अटलांटा एयरपोर्ट शीर्ष स्थान पर रहा है, जहां 75 मिलियन आबादी आवाजाही करती है। वहीं इंडिया का अगर इसमें स्थान देखें तो भारत का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो दिल्ली का है वो 13वें नंबर पर रहा है, जहां 37 मिलियन यात्री आवाजाही करते हैं। तो 75 मिलियन यात्री के साथ अटलांटा एयरपोर्ट फर्स्ट है और भारत का इंदिरा गांधी दिल्ली का एयरपोर्ट जो है वो 13वें नंबर पर है। ठीक है, किसकी रिपोर्ट के अनुसार? एसीआई की एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट की। नेक्स्ट है भारत जो है UNRWA अर्थात यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर फिलिस्तीन रेफ्यूजी इन द नियर ईस्ट को $2.5 मिलियन का योगदान दिया है। ठीक है, $2.5 मिलियन का US का योगदान दिया है रेफ्यूजी को। फिर देखते हैं नाटो देशों ने स्वीडन और फिनलैंड को सदस्य बनाने संबंधी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर दिया। तो प्रश्न ऐसे बन जाएगा कि नाटो के हाल ही में बनने वाले नए सदस्य कौन होंगे? स्वीडन और फिनलैंड। यूक्रेन ने बनने की कोशिश की थी, तो इस कोशिश के मद्देनज़र जब ये घोषणा हुई थी तो यूक्रेन पर हमला हो गया था रूस के द्वारा। पुतिन जी को ये अच्छा नहीं लगा कि यूक्रेन जो है उसका पड़ोसी नाटो का सदस्य बने, तो उसने हमला कर दिया था यूक्रेन पर फरवरी 2022 में। और अब जो है नाटो अपने विस्तार के तहत स्वीडन और फिनलैंड को भी नाटो का सदस्य बना रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा जारी होता है, IATA द्वारा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो सबसे मजबूत जो पासपोर्ट है दुनिया का वो है 1 नंबर पर जापान, 2 नंबर पर सिंगापुर, 3 नंबर पर दक्षिण कोरिया का। और वहीं अगर सबसे निम्न स्थान अगर किसी पासपोर्ट का है तो वो है अफ़गानिस्तान का, इराक का और सीरिया का। तो आपको ये क्रम से याद रखना है। वहीं अगर हम भारत का कौन सा स्थान है पासपोर्ट इंडेक्स में, तो वो है 87। ठीक है, 87। भारत के खूब सारे 41 देशों में पासपोर्ट को जो मान्यता दी जाती है, अराइवल ऑन वीज़ा दिया जाता है। तो इसमें उसी देश को अराइवल ऑन वीज़ा अगर जिस पासपोर्ट को ज़्यादा मिलता है उसी की रैंक अच्छी होती है। तो जापान का जिसके पास पासपोर्ट है उसको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं होती, वो किसी भी देश में जा सकता है, उसका सब जगह स्वागत किया जाता है। फिर बात करते हैं चीते की। चीता 1952 में भारत में विलुप्त घोषित है। ठीक है, सबसे तेज़ दौड़ने वाला होता है चीता। 1952 में इसे भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया, लेकिन हाल ही में चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि भारत ने नामीबिया के साथ समझौता किया है और वहाँ से 8 चीते लाए जाएंगे 4-4 के जोड़े में। ठीक है, 4 जोड़े लाए जाएंगे अगर मैं कहूँ तो, मेल फीमेल के 4। कहाँ लाए जाएंगे? MP के कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में, कुन्नो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, KNP बोलते हैं इसे, कुन्नो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में लाए जाएंगे MP के। लेकिन कुन्नो के साथ साथ जो राजस्थान के इसमें रणथंभौर की साइड में भी लाई जाएंगे, राजस्थान का माउंट आबू है वहाँ भी लाए जाएंगे। तो कई जगह ये बसाए जाएंगे। चीतों को पुनः भारत में लाया जाएगा, बसाया जाएगा।
इसका कार्य सौंपा गया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को। ठीक है, तो हमें दो चीज़ें याद रखनी है, कौन से देश के साथ समझौता हुआ है, नामीबिया के साथ हुआ है। सबसे पहले कहाँ लाए जा रहे हैं, कुन्नो नेशनल पार्क में, मध्य प्रदेश में। फिर बात करते हैं ब्रिक्स सम्मेलन की। ब्रिक्स 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था चाइना में, और वहाँ पर ये चर्चा हुई कि 2 नए सदस्यों को शामिल किया जाएगा। किसको, ईरान और अर्जेंटीना। तो ब्रिक्स का जो विस्तार हो रहा है उसमें ईरान और अर्जेंटीना को शामिल किया जा रहा है। अब ब्रिक्स संबंधी तथ्य देख लेते हैं। 2001 में ब्रिक नाम जो दिया था वो दिया था जिम ओ नील ने दिया था। इसका जो पहला सबमिट हुआ था वो 2009 में हुआ था, रूस में आयोजित किया गया था। तब उसमें 4 ही देश थे, BRIC। ठीक है, और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल होता है। BRIC का पूरा नाम क्या है, कितने 4 देश कौन कौन से हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए शंघाई सहयोग संगठन। शंघाई सहयोग संगठन जो है उसकी पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया वाराणसी को। कब के लिए, 2022-23 के लिए। ये भी याद रखना, स्थायी नहीं हो गई ये, एक वर्ष के लिए प्रत्येक SCO देश की किसी शहर को पर्यटन राजधानी या सांस्कृतिक राजधानी बनाया जाएगा। तो पहली बार किसको बनाया गया है, वाराणसी को बनाया गया है 2022-23 में। और आगे समरकंद शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा उज्बेकिस्तान में 15-16 सितंबर 2022 में। और समरकंद 2022 के बाद 2023 का जो होगा वो होगा इंडिया में। 2023 का कहाँ होगा, इंडिया में। अब जानते हैं SCO के बारे में कुछ तथ्य। स्थापना होती है 15 जून 2001 को। इसमें पहले 5 थे सदस्य, तो इसलिए इसे शंघाई 5 कहा जाता था। 5 सदस्य कौन से थे, रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान नहीं था पहले 5 में। फिर बाद में अगले वर्ष उज्बेकिस्तान भी शामिल हो जाता है, और जून 2017 में इंडिया और पाकिस्तान भी शामिल हो जाते हैं। जून 2017 में इंडिया और पाकिस्तान भी शामिल हो जाते हैं। तो ये था SCO संगठन। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022। जारी करने वाली संस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये एक बार किसी एग्ज़ाम में पूछा भी गया था कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसने ये 16वां संस्करण जारी किया है, जिसमें शीर्ष स्थान पर है आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। ठीक है, आइसलैंड पहले पे, फिनलैंड दूसरे पे, नॉर्वे तीसरे पे। और निम्न स्थान पर है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कांगो। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कांगो। भारत की अगर हम रैंक की बात करें तो 146 देशों में 135वीं रैंक है। अर्थात जो निम्न स्थान है उनमें 11वें स्थान पर आ जाएगा भारत। तो भारत की भी रैंक जो है अच्छी नहीं है। ये था हमारा इतना अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अब हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य। ठीक है, राष्ट्रीय परिदृश्य में देखिए हमारे नवनियुक्त राष्ट्रपति महामहिम नियुक्त हुई है। देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, और ये पहले गवर्नर थी झारखंड की। अब इनको बनाया गया है देश का महामहिम, पहली आदिवासी महिला। बड़ी गर्व की बात है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हमारे देश में एक महिला राष्ट्रपति है, और वो भी उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है जो हाशिए पर रहते थे, और आदिवासी समाज के लिए भी ये गौरव की बात है। प्रथम अगर महिला राष्ट्रपति बनने का श्रेय प्राप्त हुआ था तो वो हुआ था प्रतिभा पाटिल को। अब इसमें 15वें और 16वें में भी कन्फ्यूज़न में रहते हैं कई लोग। अगर हम व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो व्यक्ति की दृष्टि से नंबर है 15वां, तो हम बोलते हैं तो सीधा बोलते हैं हमारी 15वीं राष्ट्रपति। और अगर हम क्रम की बात करें, अर्थात राजेंद्र प्रसाद पहले थे, फिर उन्होंने दूसरा कार्यकाल लिया, तो ये उनके 2 कार्यकाल हो गए। उसके बाद 14 और कार्यकाल आ गए। तो टोटल जो कार्यकाल की दृष्टि से हम बात करें, कार्यकाल के क्रम की दृष्टि से, तो वो 16वां हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम बोलेंगे तो वैसे ही कि 15वें राष्ट्रपति बने, तो ये बोलने में 15वीं राष्ट्रपति आता है। फिर बात करते हैं, इनको जो शपथ दिलाई गई वो मुख्य न्यायाधीश N वेंकटरमन ने शपथ दिलाई 25 जुलाई को। अब 25 जुलाई को क्यों दिलाते हैं, तो ये अमेरिका में की तरह कोई वैसे तो अनिवार्य नहीं है। 25 जुलाई का जो अर्थ बोलता है कि हमारे नीलम संजीव रेड्डी जी ने 25 जुलाई को शपथ ली थी, और ये निर्विरोध राष्ट्रपति भी रहे थे भारत के, तो इन्होंने 25 जुलाई को ली। तो
तब से लगातार 5 साल का कंटिन्यू क्रम बनता जा रहा है। उससे पहले क्या थे, जाकिर हुसैन जी की जैसे मृत्यु हो गई थी बीच में ही, तो उसी तरह किसी का इस्तीफ़ा हो गया, तो इस तरह इस्तीफ़ा तो नहीं हुआ किसी का भी, हाँ क्रम टूट गया था दो जाकिर हुसैन जी की मृत्यु से। तो इस प्रकार क्रम कई बार टूट जाता है, तो उस वजह से डेट चेंज हो जाती है। लेकिन नीलम संजीव रेड्डी के बाद से ही हमारी डेट जो है राष्ट्रपति के शपथ की वो 25 जुलाई ही चली आ रही है। अगर हम इनके निर्वाचन की बात करें तो इनका निर्वाचन में मतगणना हुई थी 18 जुलाई को, और एनडीए के 2824 जो वोट इनको प्राप्त हुए सदस्यों के, जिनका मतमूल्य था 676 अर्थात 64.03। अगर हम मतमूल्यों की बात करें तो वीवी गिरी के उपरांत सबसे कम मत मिले हैं द्रौपदी मुर्मू जी को 64.03। वीवी गिरी को सेकंड मत की गणना, द्वितीय मत की गणना की जरूरत पड़ी थी उस समय, तो वीवी गिरी को सबसे कम मत मिले। उसके बाद सेकंड नंबर पर द्रौपदी मुर्मू जी ने रिकॉर्ड बनाया है। यशवंत सिन्हा की अगर हम बात करें तो इनको 1877 मतदाताओं ने वोट दिया, अर्थात सांसदों और विधायकों ने, जो 35.97% रहा। 3,80,000 मतमूल्य था। बहुमत के लिए 5,43,216 मतमूल्य की ज़रूरत होती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी का परिचय। ये ओडिशा के मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव से हैं। संथाल जनजाति से ये 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ। रायरंगपुर सीट से वर्ष 2000 और 2009 में ये विधायक चुनी गई, और 2015 से 21 तक झारखंड की ये राज्यपाल रही थी। झारखंड की ये पहली महिला राज्यपाल थी। आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनी है ये, ठीक है। आज़ादी के बाद जिसका जन्म हुआ है वो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, और सबसे कम उम्र की भी राष्ट्रपति है भारत की। और सबसे कम मत भी इनको प्राप्त हुए 69 के बाद, वीवी गिरी के बाद। वीवी गिरी को प्राप्त हुए थे 48%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नए रामसर स्थल। भारत में 5 नए रामसर स्थल नामित किए गए हैं। भारत सरकार का उद्देश्य तो है कि आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर हम 75 रामसर स्थल बनाएं भारत में, और अब इनकी संख्या जो हो गई है वो 55 हो गई है हाल फिलहाल तक। तमिलनाडु के 3, करिकिली, पल्लीकरनई और पिचवरम, इनको 3 बनाया गया। मिजोरम के 2, 1 बनाया गया। पाला आर्द्रभूमि, एमपी का 1, सांख्य सागर। भारत की पहली आर्द्रभूमि जो थी वो चिल्का झील थी 1981 में, इसी के साथ बनाया गया था राजस्थान के केवलादेव को 1981 में ही। फिर बात करते हैं 1990 में। 1990 में 4 बनाए गए। लोकटक झील मणिपुर, वूलर झील जम्मू कश्मीर, हरिके झील पंजाब में, सांबर झील राजस्थान में। तो हमें राजस्थान की दृष्टि से भी याद रखना है, राजस्थान में केवलादेव को 1981 में बनाया गया और सांबर झील को 1990 में बनाया गया। भारत के रामसर स्थल है। रामसर स्थल आपको ज्ञात होगा, रामसर एक ईरान का शहर है जहां रामसर आर्द्रभूमि को लेकर कन्वेंशन हुआ था 1971 में, ठीक है, जो 1975 में लागू हुआ था। ये एक अंतर सरकारी पर्यावरणीय संधि कहलाती है, रामसर कन्वेंशन। नेक्स्ट बात करते हैं नमसाई घोषणा की। नमसाई घोषणा असम और अरुणाचल प्रदेश में एक समझौता हुआ है सीमा का, तो सीमा समझौते को नमसाई घोषणा कहा जा रहा है। 15 जुलाई 2022 को ये संपन्न हुआ। समझौते के तहत जो असम और अरुणाचल के कुल 123 विवादित गांव थे, उनकी संख्या को कम करके 86 कर दिया गया। ये समझौता हुआ हेमंत बिस्वा और पेमा खांडू जी की मौजूदगी में। पेमा खांडू अरुणाचल के सीएम हैं और असम के हेमंत बिस्वा, और इनकी कुल जो सीमाएं असम और अरुणाचल की वो 804.1 किलोमीटर साझा करते हैं। उनमें से 123 गाँव में सीमा विवादित है इनकी, जो अब कम होकर 86 रह गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत नवाचार सूचकांक 2021 की। नीति आयोग ने जारी किया, 3रा संस्करण है ये। इसके 7 स्तंभ और 16 उपस्तंभ है। हाईएस्ट जो रहा है भारत नवाचार सूचकांक में कर्नाटक रहा है। नवाचार में कर्नाटक पता ही आपको, बेंगलुरु जो है वो भारत की टेक्नो हब माना जाता है, तो नवाचार में ये आगे रहता है 18.0। फिर तेलंगाना है, हैदराबाद सिटी नवाचार में प्रसिद्ध है, फिर हरियाणा है, और लोवेस्ट में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है, पिछड़े हुए माने जाते हैं इनको, तो इनका नवाचार में कम योगदान है। फिर भारत ने भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पारित किया है। क्यों पारित किया है? क्योंकि भारत ने 1980 में ही कैनबरा सम्मेलन हुआ था, उसका कैनबरा सम्मेलन की पुष्टि की थी 17 जून
1985 को। इस सम्मेलन के प्रति प्रतिबद्धता, इस सम्मेलन में क्या था, ये था कि भाई आर्कटिक के पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम है वहाँ का, उसको बनाए रखा जाएगा, उसको संरक्षण देने के लिए ये समझौता हुआ था कैनबरा सम्मेलन, कैनबरा में। तो उसी लिए अंटार्कटिक पर्यावरण व इस पर आश्रित व संबंध इकोसिस्टम की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उपाय करने के उद्देश्य से ये विधेयक पारित किया गया है, भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रैंकिंग 2022। खाद्य सुरक्षा अधिनियम बना था 2013 में। खाद्य सुरक्षा रैंकिंग में हाईएस्ट रहा है उड़ीसा, सेकंड यूपी, तीसरा आंध्र प्रदेश। और अगर हम इसी रैंकिंग में राजस्थान की बात करें तो वो थी हाईएस्ट में 15वां स्थान रहा। तो प्रश्न पूछ लिया जाएगा अनावश्य में राजस्थान की रैंकिंग कौन सी है, 15वीं है। और वहीं लोवेस्ट की बात करें तो सबसे निम्न स्थान रहा है खाद्य सुरक्षा में वो गोवा का और दूसरा छत्तीसगढ़ का। और राजस्थान की अगर रैंकिंग अगर लोवेस्ट में देखें तो 6ठे स्थान पर है, ज़्यादा अच्छी भी रैंकिंग राजस्थान की नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम में ये 15वीं वाली आएगी, 15वीं हाईएस्ट दृष्टि से। नेक्स्ट है ध्वज संहिता। फ्लैग में फ्लैग कोड जो है भारत का उसमें बदलाव हुआ है। फ्लैग कोड कब बना था, भारतीय ध्वज संहिता बनी थी 2002 में। और जो अपमान होता है उसके तहत जो केस दर्ज किया जाता है वो किया जाता है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के अंतर्गत। अब बदलाव क्या हुए हैं वो महत्वपूर्ण है। अभी बदलाव ये हुआ है हर घर तिरंगा अभियान के दृष्टिगत रखते हुए और तिरंगे को हर घर तक पहुंचाने के लिए सरकार के जो प्रयास है उसके लिए बदलाव ये किया गया कि दिन और रात फहराना मान्य कर दिया गया। पहले क्या था, दिन में ही फहराया जाता था, शाम को नाइट को ध्वज नहीं फहराते थे। और पहले जो खादी के और हाथ से बने हुए कपड़े इस्तेमाल होते थे, अब पॉलिस्टर और मशीन से बने कपड़ों को मंजूरी दी गई है। तो ये दो एक महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नेक्स्ट है भारत में यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति में चुना गया है। भारत को यूनेस्को की 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति में चुना गया है। ये 2003 की अंतर सरकारी कन्वेंशन समिति क्यों बनी है, ये बनी है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए। और भारत को 2022 से 26 तक के लिए चुना गया है। ठीक है, 2022 से 26। अब अगर हम बात करें भारत की अमूर्त विरासत कौन कौन सी है साहब, अमूर्त विरासत है जैसे दुर्गा पूजा हुई 2021 में इसे मनाया गया था। 2017 में कुंभ मेले को अमूर्त विरासत घोषित किया गया था। 2016 में नवरोज़ को अमूर्त विरासत घोषित किया गया था। राजस्थान का कालबेलिया नृत्य 2010 में अमूर्त विरासत घोषित हो चुका है। तो ये कुछ अमूर्त विरासत होती है। इसी समिति में भारत को 2022 से 26 तक के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट देखिए NIRF रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये 7वां संस्करण था इसका NIRF रैंकिंग का। इसके माध्यम से जो शिक्षण संस्थान हैं उनकी रैंकिंग जारी की जाती है। 2022 का 7वां संस्करण। तो ओवरऑल श्रेणी में अगर हम बात करें तो IIT मद्रास, ठीक है, IIT मद्रास जो है वो हाईएस्ट रैंक पर रही है। और यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का संस्थान हाईएस्ट रैंक पर है। महाविद्यालय में मिरांडा हाउस दिल्ली का। और रिसर्च में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, अर्थात यूनिवर्सिटी में भी और रिसर्च में भी बेंगलुरु का ये IIS जो संस्थान है ये फर्स्ट रहा है। इंजीनियरिंग में अगर बात करें तो IIT मद्रास, मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो अहमदाबाद IIM, और फार्मेसी में अगर बात करें तो जामिया हमदर्द दिल्ली में, और मेडिकल में एम्स दिल्ली। तो ये संस्थान जो है वो हाईएस्ट रैंक पर रहे हैं। 7वां संस्करण है, ये आपको याद रखना है NIRF रैंकिंग का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट है भारत की पहली ऑटोनोमस नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन हुआ है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ये क्या है, ऑटोनोमस नेविगेशन सुविधा का जो तिहान केंद्र बनाया गया है, तिहान नाम है इसका। तिहान की फुल फॉर्म होती है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। अर्थात भारत में जो तिहान संस्था जो IIT हैदराबाद के परिसर में स्थापित की गई है 4 जुलाई 2022 को, यहाँ पर मानव रहित हवाई यान विकसित करने की टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी। कुल जो फंड है वो 130 करोड़ का है। तो IIT हैदराबाद में भारत जो है ड्रोन में अपने आप को सक्षम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान बनाया है। ठीक है, तिहान का पूरा नाम आपको बता दिया, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। नेक्स्ट बात करें, टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के 50 सबसे बेहतरीन स्थलों की सूची जारी की गई है, जिसका नाम दिया द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 222।
इसमें भारत के 2 स्थल आए हैं, केरल और अहमदाबाद। ठीक है, दोनों की विशेषताएं बताई गई है और कहा गया है कि ये द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस है। तो केरल और अहमदाबाद हमें नाम याद रखने, 50 सबसे बेहतरीन स्थल, दुनिया के वर्ल्ड के 50 बेहतरीन स्थलों में केरल और अहमदाबाद। फिर हम बात करें, गति शक्ति विश्वविद्यालय बनाया गया है, ये गुजरात में बनाया गया है, गति शक्ति विश्वविद्यालय। इसे देखो नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और इसी को ही गति शक्ति विश्वविद्यालय का नाम दिया गया है। अब ये कहाँ पर बनाया गया है, ये मैंने टेलीग्राम पे क्वेश्चन शेयर कर रखा था, तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पर है। नेक्स्ट बात करते हैं PADM में। ठीक है, पेरोल ऑटोनोमेशन फॉर डिस्टर्बेंसमेंट ऑफ मंथली अलाउंस, अर्थात PADM में नामक ये एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो भारतीय तटरक्षक बल के लिए है, जो स्वचालित वेतन और भत्ते का प्रारूप है। ये रक्षा मंत्रालय की पहल है ये। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र है रामागुंडम, तेलंगाना। फिर है, प्रधानमंत्री द्वारा आंध्र प्रदेश के भीमावरम में स्वतंत्रता सेनानी वर्ष भर चलने वाली 125वीं जयंती का शुभारंभ 4 जुलाई 2022 को किया गया। एल्लूरी सीताराम राजू का ये 125वीं जयंती थी और यहीं पर प्रधानमंत्री जी ने 30 फीट ऊंची गोदावरी जिले में प्रतिमा का भी उद्घाटन किया है। तो हमें ये याद रखना है कि एल्लूरी सीताराम राजू का 125वीं जयंती समारोह का भीमावरम आंध्र प्रदेश में उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट का करंट जीके करेंगे सेकंड वीडियो में, जो जल्द ही आएगा। अगस्त महीने के जितने भी वीडियो है वो जल्दी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, सारा क्रोनोलॉजी का पूरा मैटर। इसी के साथ सबका धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और 15 अगस्त की आप सभी को हार्दिक बधाई पुनः देता हूँ मैं। इसी तरह अपनी पढ़ाई को उन्नत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।